जैसे ही सोनिका बाहर से अपने घर पहुंची, हर कोई उसे घूरते हुए देख रहा था। सोनिका को समझ नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसी बिल्डिंग में रहने वाली उसकी सहेली मनाली उसके सामने से निकली तो उसने मनाली को रोकने की कोशिश करी, मगर मनाली उसके पास से डरकर इस तरह भागी मानो कोई भूत देख लिया हो। सोनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे ही लिफ्ट के भीतर दाखिल हुई, लिफ्ट के बड़े से कांच पर उसकी निगाह गई। उसका पूरा चेहरा जगह जगह से झुलसा हुआ था। पूरे बाल सफेद थे और आंखों की जगह गड्ढा। एक पल को तो उसे लगा लिफ्ट में कोई और है, मगर जब उसे यकीन हो गया कि वो ये खुद है तो पूरी लिफ्ट उसकी चीख से गूंज जाती है। सोनिका साधारण सी लड़की थी, मगर अपनी मेहनत के बलबूते पर उसने फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाया था। उसकी बनाई हुई ड्रेस की सब बहुत तारीफ करते, यहाँ तक कि उसकी बनाई हुई ड्रेस 2 बड़ी फिल्मों में हीरोइंस ने भी पहनी थी। सभी दूर तक उसके नाम के चर्चे थे। उसे फैशन इंडस्ट्री में कई सारे अवार्ड मिले थे। उसी की एक जूनियर राम्या का भी मिक्स एंड मैच का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था। धीरे धीरे राम्या का नाम भी मशहूर हो गया था, मगर ये बात सोनिका को अच्छी नहीं लगी। वो हर वक्त उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती और हर बार नाकामयाब हो जाती। ऐसे ही एक बार उसने ठीक राम्या के शो के पहले उसकी कई सारी ड्रेस को डैमेज कर दिया, जिसके कारण उसे अपना शो कैंसिल करना पड़ा। सीसीटीवी कैमरे में सोनिका ये सारी हरकतें करती हुई रिकॉर्ड हो गई थी। सोनिका जी, मैं तो आपको अपना आदर्श समझती थी, मगर आपकी इस तरह की हरकतें। इस वक्त तो मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखा रही हूँ, मगर आइंदा यदि आपने इस तरह से कुछ गलत काम किया तो मैं इस वीडियो को एक्सपोज कर दूंगी। फिर इस इंडस्ट्री में आपको कोई भी काम नहीं मिलेगा। राम्या सोनिका को धमका कर चली गई, मगर सोनिका को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। बड़ी आई मुझे धमका रही है। तू क्या इस इंडस्ट्री से मेरा पत्ता साफ करेगी? मैं खुद तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसी रात शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में पहुंची और वहां पर कब्र वाले बंदे के पास पहुंची। मुझे पता है ये शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर कई लोग काला जादू करने के लिए तुझसे मदद लेने के लिए आते हैं। मुझे उन लोगों के पते चाहिए। इस शहर में कौन काला जादू करता है? थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद कुछ पैसे लेकर वो सोनिका को एक तांत्रिक के पास ले गया। सोनिका ने तांत्रिक को सारी बातें बताई और उससे राम्या को अपने रास्ते से हटाने के लिए मदद मांगी। तंत्र विद्या लोगों का भला करने के लिए होती है, बुरा करने के लिए नहीं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सोनिका के बार बार बोलने पर तांत्रिक उसकी मदद करने को तैयार हो गया। ईश्वर के घर का विधान है, आप किसी को जो भी देते हो वो आपके पास लौट कर जरूर आता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका बुरा कर रहे हैं और आपके साथ ही बुरा हो जाए। मैं उसे बर्बाद करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। सोनिका के हाँ भरने पर तांत्रिक ने राम्या की दिमागी हालत खराब करने के लिए तंत्र क्रिया शुरू कर दी। तांत्रिक की क्रियाओं के कारण धीरे धीरे उसकी मन स्थिति खराब होने लगी। वो एक क्लाइंट के साथ बैठकर अपने नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रही थी। अचानक उसे बहुत तेज घबराहट होने लगी और वो बेहोश हो गई। क्लाइंट और उसके कलीग दोनों मिलकर उसे होश में लेकर आए। शायद आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग कल तक मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। नो आई एम फाइन, वेट अ मिनट, आई विल कम बैक। कहते हुए राम्या वॉशरूम में चली गई। वहां पर वॉश बेसिन में मुंह धोते हुए उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने कांच में देखा तो उसके पास ही एक महिला खड़ी थी, जिसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था और हाथ पैरों से खून आ रहा था। डर के कारण उसे पसीने आ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा शायद थकान की वजह से स्ट्रेस हो रहा हो। वो वॉशरूम से बाहर निकली और क्लाइंट से मीटिंग पोस्टपोन करके अपने घर आ गई। देर रात को उसे कमरे में हलचल महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसका पलंग हवा में उड़ रहा हो। उसकी तुरंत नींद खुल गई, मगर वो अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि वो और उसका पलंग दोनों एक नदी में तैर रहे थे। अपने आप को नदी के बीचों बीच देखकर उसकी चीख निकल गई।
उसकी आवाज सुनकर उसकी 24 आवर वर्क करने वाली मैड वहां पर आ गई। उसने राम्या को उठाया तो राम्या को लगा वो सपना देख रही है। उसे रिलैक्स कर उसकी मैड वापस कमरे में चली गई, मगर अभी भी उसे कमरे में पानी नजर आ रहा था। दिनों दिन राम्या की हालत खराब हो रही थी। उसे हर वक्त अपने आसपास किसी का होने का एहसास होता तो कभी कोई डरावनी चीज नजर आती। वो इंडस्ट्री में ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसके सारे प्रोजेक्ट वापस से सोनिका को मिलने लगे थे। राम्या, मैंने कहा था ना कि मैं इस इंडस्ट्री से तुम्हें खत्म कर दूंगी। देखो, मैंने अपना काम कर दिया। कहते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मगर कहते हैं ना, किसी का बुरा करो तो आपके साथ भी बुरा होता है। वही सोनिका के साथ हो रहा था। उसके शरीर में कुछ जगह घाव हो गए थे जो ठीक नहीं हो पा रहे थे। उनमें से कभी कभी खून भी आने लगता था। दूसरी तरफ राम्या की बिगड़ती हालत देखकर उसकी मैड उसे एक पंडित के पास ले गई। पंडित उसकी हालत देखकर बोले, लगता है किसी ने इसके ऊपर काला जादू किया है। अच्छा हुआ तुम इसे सही समय पर यहाँ पर ले आई। इसकी ये दशा लगभग 15 दिनों से है। पिछली अमावस्या को इस पर काला जादू किया गया। यदि 15 दिन और हो जाते तो इसका बचना नामुमकिन होता। पंडित जी ने हाथों में जल लेकर कुछ मंत्रोच्चार किया और वो जल राम्या पर डाल दिया। फिर उसे एक अभिमंत्रित ताबीज पहनने के लिए दिया। आने वाले 15 दिनों तक इस ताबीज को अपने गले से बाहर मत निकालना। जिसने तुम पर काला जादू किया है वो व्यक्ति दोबारा तुम पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, मगर इस ताबीज के कारण वो दोबारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि उसका असर उसी पर ही होगा। पंडित से अपने लिए सुरक्षा कवच लेकर राम्या अपने घर आ गई। उसी रात सोनिका उस तांत्रिक की मदद से राम्या पर दोबारा तंत्र क्रिया करवाती है। बस ये आखिरी बार है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तांत्रिक तंत्र शक्ति से एक साया उत्पन्न होता है और वो सीधा राम्या को मारने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करता है, मगर ताबीज के शक्ति के कारण वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। वो लौट कर अब सोनिका को ही होने वाला शिकार बना लेता है। तांत्रिक के पास से लौट रही सोनिका के शरीर में एक बूंद भी खून बाकी नहीं बचा था। अगली सुबह लिफ्ट में सोनिका की लाश मिलती है। पास ही खड़ा वो साया मुस्कुरा रहा था। कहीं आप भी तो किसी का बुरा नहीं चाहते।